एक ही जगह पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मौजूद थे। जब गोलियां चली तो ट्रंप को बाहर निकाला गया, तो वहीं जेडी वेंस के लिए प्लान बी उस वक्त तैयार था। यह प्लान बी क्या था, अब वो आपको बताते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कुछ सुरक्षाकर्मी आते हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को घसीटकर बाहर निकालने लगते हैं। वेंस को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का रेस्क्यू हो रहा होता है, दूसरी तरफ वेंस का। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान अचानक गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद सामने आए वीडियोस में दिख रहा है कि जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, हॉल में बैठे लोग घबराकर टेबल के नीचे छिपने लगे और सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत खींचकर हॉल के बाहर ले गए। उपराष्ट्रपति का रेस्क्यू, प्लान बी एक्टिव। वीडियो में दिख रहा है कि गोली चलने की आवाज सुनते ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत ट्रंप को चारों तरफ से कवर कर लिया। इस दौरान हड़बड़ी में वो थोड़ा लड़खड़ाए भी, जिसके बाद एजेंट्स ने उन्हें पकड़कर तेजी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इस दौरान प्लान बी भी एक्टिव हो गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए अलग से सुरक्षा योजना लागू की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एजेंट्स उन्हें लगभग उठाकर वहां से बाहर ले गए। वेंस के चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आई। जानकारों के मुताबिक ये रेस्क्यू का प्लान बी था, जो इस तरह के हालात में लागू कर दिया जाता है। ये प्लान बी क्या होता है, आपको बताते हैं। गंभीर हालात में वीवीआईपी सुरक्षा के लिए पहले से तय प्लान बी तुरंत लागू कर दिया जाता है, जिसमें अलग अलग रास्तों से निकासी सुनिश्चित की जाती है। यहाँ सुरक्षाकर्मी ट्रंप और वेंस को अलग अलग रास्तों से लेकर गए, ताकि हमलावर अगर किसी एक की तरफ भागे तो दूसरा पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसका मकसद ये होता है कि दोनों एक ही जगह ना फंस जाएं। वीवीआईपी के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं, ताकि किसी तरह की इमरजेंसी में उसे लागू कर दिया जाए। हिल्टन होटल में भी यही किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल यह है कि क्या डिनर के दौरान जो हमला हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा था? क्या पहले से कोई प्लानिंग यहाँ पर थी? क्या किसी ने हमलावर को ऑर्डर दिया था? क्योंकि इस फायरिंग से पहले हिल्टन होटल में कुछ और भी हुआ था जो शक को बढ़ा रहा है। क्या हुआ था, अब ये आपको दिखाता है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दे गरमाए हुए हैं। ट्रंप सरकार और खुद राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में गुस्सा दिख रहा है। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के अलावा दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो अमेरिका में आग की तरह फैले हुए हैं। एक ईरान में जंग, दूसरा एप्स्टीन फाइल्स। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के साथ डिनर में गोलीबारी से एक दिन पहले ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें होटल की तस्वीरों पर दिखाई गई थी। प्रोजेक्टर के जरिए हिल्टन होटल की दीवारों पर दिखाई गई थी। ये किसने किया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स हैवानियत से भरी उन हरकतों का कच्चा चिट्ठा है जिनमें अमेरिका समेत दुनिया के बड़े लोगों के नाम है। इसमें वो जानकारी है कि कैसे नाबालिग लड़कियों के साथ अपराध होते थे, वहशियाना हरकतें होती थी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप है कि अमेरिकी फाइनेंसर और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के मामले को बड़े पैमाने पर छिपाने में लगे हुए थे। सवाल ये कि क्या शूटर ट्रंप के किसी मुद्दे पर नाराज था? क्या वो अकेला था या कोई और लोग भी हैं? क्या शूटर किसी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या होटल में पहले ही कुछ प्लानिंग हो गई थी? माना जा रहा है कि हमलावर का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी हो रही थी और ये घटना हो जाती है, सवाल तो उठेंगे ही।
शूटर भारी सुरक्षा के बावजूद डिनर रूम तक हथियार लेकर कैसे पहुंच गया? वो बाहर से हथियार लेकर आया या हथियार होटल के अंदर ही थे? क्या होटल में आने से पहले कोई चेकिंग नहीं हुई? हालांकि ये सब सवाल ही हैं, अभी किसी साजिश के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ट्रंप पर इस तरह हमला करने की कोशिश हुई हो। तस्वीरें 14 जुलाई 2024 की। पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी गोली चलती है। गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल जाती है। कान से खून बहने लगता है। ट्रंप को फौरन वहां से हटा लिया जाता है। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने ये काम किया था। वो पास की एक इमारत की छत पर AR-15 राइफल के साथ छिपा था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स हमलावर को तुरंत मार गिराते। हालांकि इस घटना में रैली में मौजूद एक दर्शक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वैसे जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक 4 प्रमुख हमले या गंभीर प्रयास हुए हैं। 19 जून 2016 लास वेगास, ट्रंप एक चुनावी रैली में थे। माइकल सैंडफोर्ड नाम के एक शख्स ने पुलिस की बंदूक छीनकर हमला करने की कोशिश की। 16 सितंबर 2024 वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, रयान वेस्ली रुथ नाम का व्यक्ति राइफल लेकर झाड़ियों में छिपा था। सीक्रेट सर्विस ने उसे देख लिया, जिससे हमला टल गया। 14 जुलाई 2024 बटलर, पेंसिल्वेनिया, एक चुनावी रैली में गोली चलती है। ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल जाती है। आरोपी 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मारा जाता है। 26 अप्रैल 2026 हिल्टन होटल, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर हो रहा था। हमलावर कोल एलन होटल की लॉबी में गोलियां चलाता है। सभी लोग सुरक्षित, हमलावर गिरफ्तार। हिल्टन होटल में गोलीबारी की जांच हो रही है। शुरुआती जांच में ये एक लोन एक्ट का मामला लग रहा है, यानी आरोपी ने ये कदम अकेले उठाया। इस जांच में आगे क्या आता है, उससे कई और बातों का पर्दाफाश हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, ऐसा कार्यक्रम जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद हो, वहां पर हथियारों के साथ ये हमलावर कैसे पहुंच गया, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, अब ये आपको बताते हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जहां कहीं भी होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक कड़ा सुरक्षा घेरा होता है, और ये जो घेरा होता है, इसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में की जाती है। एक लेयर जो सबसे पहले उनके करीब होती है, उसमें प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन इसको कहा जाता है। इसमें एलीट एजेंट्स शामिल होते हैं जो हर वक्त राष्ट्रपति के सबसे करीब रहते हैं। इसके बाद मिडिल लेयर की सुरक्षा होती है। यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के बाकी एजेंट्स तैनात होते हैं जो भीड़ और आयोजन स्थल की निगरानी हर वक्त करते हैं जब राष्ट्रपति की मौजूदगी वहां पर होती है। इसके अलावा आउटर लेयर भी तैयार की जाती है सुरक्षा घेरे की, जहां पर स्थानीय पुलिस और सेना की मदद से बाहरी सुरक्षा घेरे को बनाया जाता है, जिसमें ट्रैफिक नियंत्रण और सड़क ब्लॉकेज शामिल होते हैं। अब इस सब के बावजूद आप सोचिए कि एक व्यक्ति हथियारों के साथ उस कार्यक्रम में पहुंच जाता है जहां पर राष्ट्रपति हो, तो सवाल तो खड़े होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कार की, क्योंकि जहां भी राष्ट्रपति जाते हैं, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अत्याधुनिक जो तकनीक है उससे लैस होती है और बहुत सुरक्षित मानी जाती है। राष्ट्रपति जिस लिमोजिन में यात्रा करते हैं, उसे द बीस्ट कहा जाता है। द बीस्ट, इसकी बॉडी 8 इंच मोटे सैन्य ग्रेड कवच से बनी होती है, जो बम और गोलियों का सामना कर सकती है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई और नाइट विजन कैमरे तक मौजूद होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून भी इसमें हर वक्त रखा जाता है। इसके अलावा केल्वर रीइंफोर्स्ड टायर होते हैं जो फटने के बाद भी गाड़ी चलाने में सक्षम होते हैं। तो इतनी ज्यादा सुरक्षित गाड़ी होती है जिसमें राष्ट्रपति सफर करते हैं। अब बात राष्ट्रपति के काफिले की भी करते हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 20 से 50 वाहनों का काफिला चलता है और काफिले में काउंटर असॉल्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स वाले वाहन मौजूद होते हैं जो रिमोट कंट्रोल बमों को रोकते हैं। और इसके साथ ही यात्रा के दौरान मरीन वन हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स वन विमान का उपयोग किया जाता है जो मिसाइल हमलों से बचने के लिए होते हैं। तो इतनी ज्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति के कार्यक्रम में यह सब हुआ है, इसलिए यह सबको बहुत हैरान कर रहा है। उधर इस होटल के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक बार फिर से चर्चाओं में है अमेरिका का मशहूर वॉशिंगटन हिल्टन होटल। ठीक 45 साल पहले इसी होटल में तत्कालीन राष्ट्रपति रेनॉल्ड रीगन का जानलेवा उन पर हमला हुआ था और अब फिर से ये होटल फायरिंग की आवाज से दहल उठा है।
30 मार्च 1981। आज से करीब 45 साल पहले इसी वॉशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था। रीगन अपनी लिमोजिन गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमलावर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में रीगन के साथ साथ उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रेडी, सीक्रेट सर्विस एजेंट टिमोथी मैकार्थी और पुलिस अधिकारी थॉमस डेलाहंटी भी घायल हो गए थे। अब साल 2026 में एक बार फिर इसी होटल में फायरिंग हुई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े कार्यक्रम में मौजूद थे। अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। दो अलग राष्ट्रपति, एक जैसी घटना और जगह वॉशिंगटन हिल्टन। इस घटना ने एक बार फिर इतिहास की याद दिला दी। 30 मार्च 1981 को हमला हुआ था। जॉन हिंकले जूनियर नाम के शख्स ने किया हमला। 22 कैलिबर रिवॉल्वर से गोलियां चली। हमले में रीगन घायल हो गए। प्रेस सचिव जेम्स ब्रेडी भी घायल हुए। जेम्स ब्रेडी की हालत सबसे गंभीर थी। जेम्स ब्रेडी विकलांग हो गए थे। 1981 की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया था, लेकिन ताजा घटना ने एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा हिल्टन होटल के बारे में आपको बताते हैं। यह होटल 25 मार्च 1965 को खुला था। इस होटल में कुल 1107 कमरे हैं। 1,18,000 वर्ग फुट से ज्यादा का इवेंट स्पेस है। 30,000 वर्ग फुट का इंटरनेशनल बॉलरूम है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रास्ता प्रेसिडेंट वॉक है। मैग्नेटोमीटर जैसी मल्टीलेयर सुरक्षा यहाँ मौजूद है। साथ ही बड़े कार्यक्रमों में सीक्रेट सर्विस का पूरा नियंत्रण रहता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि बड़े आयोजनों में वीआईपी एरिया सुरक्षित होता है, लेकिन होटल के अन्य हिस्सों में जोखिम बना रहता है। लेकिन इस बार तो बड़े आयोजन में ही इस तरह की फायरिंग ने सुरक्षा घेरे पर कई सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, इस खबर को लेकर जो भी जानकारियां सामने आई हैं, सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। ट्रंप की पार्टी में हमले की खबर सबसे पहले हमने एनडीटीवी पर ब्रेक की और पूरे वक्त अपडेट कवरेज देते रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन हिल्टन होटल में गोलियां चली हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पत्रकारों के लिए डिनर का आयोजन यहां पर किया गया था। डिनर के दौरान करीब 4 गोलियां चली। गोलीबारी शुरू होते ही ट्रंप को निकाला गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम अमेरिका और ईरान जंग की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर मिलीजुली गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ट्रंप के दावों के मुताबिक ईरान की ओर से एक नया और बेहतर शांति प्रस्ताव आया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी के साए में दबाव में आकर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान का दौरा पूरा करने के बाद फिर पाकिस्तान लौट सकते हैं और इसके बाद उनका अगला पड़ाव रूस होगा। अरागची इससे पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार से मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्र के बदलते हालात पर चर्चा हुई। अरागची ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अब फैसला वॉशिंगटन को करना है कि वो सच में बातचीत करना चाहता है या नहीं। ईरान लगातार इस जंग के लिए अमेरिका और इजराइल की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जाने वाले अपने दूतों का दौरा रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि दौरा रद्द करने के महज 10 मिनट के अंदर ईरान की ओर से एक नया और बेहतर शांति प्रस्ताव मिला। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में ईरान से जुड़े एक शैडो फ्लीट जहाज को रोका है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जहाज प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिकी सेना लगातार ईरान की बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रही है। जहां ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, वहीं ट्रंप के तेवर भी नरम पड़ते नहीं दिख रहे। इस वजह से दूसरे दौर की वार्ता में अभी भी संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एनडीटीवी इंडिया। अब बात लेबनान और इजराइल के तनाव की भी करते हैं। देखिए, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहां पर हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक हमला कल दक्षिणी लेबनान में हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आज हमले में मारे गए लोगों को सुपुर्द खाक यहां पर किया गया। उनके जनाजे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल हुए। उस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली भी वहां पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम दक्षिणी लेबनान के मारूब नाम के गांव में हैं और यहाँ मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये हिजबुल्लाह के करीब 6 लोग हैं जो कल दक्षिणी लेबनान में लड़ाई झगड़े के जो आईडीएफ या इजराइल के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें मारे गए हैं। और उनका ये जनाजा कह लें या जो अंतिम यात्रा है उसके लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। ख़ास बात यह है कि ये पूरा इलाका दक्षिणी लेबनान के, इसमें करीब 55 ऐसे गांव हैं जो इजराइल ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और करीब अभी भी यहां पर ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके पर इजराइल की पैनी नज़र भी रहती है। इसमें शिया समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और इजराइल इसको हिजबुल्लाह का गढ़ भी मानता है। फ़िलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पीले झंडे आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का झंडा है। इसमें जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो सब इस जनाजे में या जो आखिरी यात्रा कही जाती है अंतिम संस्कार से पहले, उससे पहले की ये भीड़ है। पूरे शहर में बिल्कुल इस गांव के आसपास आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इसी जनाजे में या इस अंतिम यात्रा में जो 6 लोगों की कल मौत हुई है उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं। ग्राउंड पे सिचुएशन इस तरह है कि 16 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच जो है वो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन 16 तारीख से लगातार इजराइल जो है दक्षिणी लेबनान के इलाके में हमला कर रहा है और करीब 55 गांवों पर उसने कब्जा कर रखा है। दक्षिणी लेबनान का वो इलाका है जो लगातार इजराइल के कब्ज़े में है। वहाँ से लगातार इजराइल की सेना के लोग ये वीडियोज़ भी डाल रहे हैं कि कैसे वो उन गाँव में घरों को मलबा बना रहे हैं, घरों को गिरा रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि ये जो युद्ध विराम की बात हुई थी वो लेबनान और इजराइल की सरकार के बीच हुई थी, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि लड़ाई इजराइल की हमारे साथ है और हमें किसी भी युद्ध विराम की बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल जो है दक्षिणी इलाके से अपनी सेना को नहीं हटाता तब तक वो ये जंग जारी रखेगी। कल ही जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये आदेश भी दिया है इजराइल की सेना को कि वो और ज़्यादा मजबूत तरीके से जो है उन इलाकों पर हमले करते रहें। फ़िलहाल आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये महिलाओं की हैं, ये भी उसी अंतिम यात्रा में शामिल हुई हैं जिसमें हिजबुल्लाह के लोग अब जाकर अंतिम यात्रा जो है उन 6 लोगों की जो कल इजराइल के साथ लड़ाई में दक्षिणी लेबनान में मारे गए थे। फिलहाल देखना होगा कि क्या ये लड़ाई का कोई परमानेंट, कोई अस्थाई हल भी निकल पाता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जैसे हालात दिख रहे हैं वैसे यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो और तीव्र होगी। कैमरा पर्सन आजम के साथ दक्षिणी लेबनान से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब भी इस पर निगाह सभी के यहाँ पर कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।